हेलो दोस्तों, मैं गुरदीप सिंह यूट्यूब चैनल स्टडी हब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में अपने जानेंगे ब्लड के बारे में, यानी रक्त के बारे में। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रक्त के बारे में सबसे पहले ध्यान रखना कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं हिमेटोलॉजी, यानी रक्त विज्ञान। यदि अपने बात करें हिमेटोलॉजी के जनक की, तो हिमेटोलॉजी का जनक कहा जाता है विलियम ह्यूसोन को। देखो दोस्तों, जो रक्त होता है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है, यानी रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हुआ कि वह उत्तक जो शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है उसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो रक्त क्या करता है? शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए रक्त को कहते हैं एक तरल संयोजी उत्तक। और यदि अपने बात करें कि हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो रक्त होता है ये कुल शरीर भार का 7 से 8% भाग होता है। यानी एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। इसके अलावा रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4 यानी 7.4। यानी रक्त एक हल्का क्षारीय पदार्थ होता है, यानी दुर्बल क्षारीय पदार्थ होता है। देखो दोस्तों, ये जो रक्त होता है ये एक प्रकार का बफर विलयन होता है, यानी रक्त एक प्रकार का उभय प्रतिरोधी विलयन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा विलयन जो थोड़ी अम्लता या क्षारीयता पाकर अपना पीएच मान नहीं बदलता। तो ध्यान रखना दोस्तों, रक्त का जो पीएच मान होता है ये स्थिर होता है, यानी 7.4 ही होता है, ये नहीं बदलता। दोस्तों, जो रक्त होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है शुद्ध रक्त और दूसरा होता है अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त वो होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है, और अशुद्ध रक्त वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त शुद्ध होता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त अशुद्ध होता है। इसके अलावा जो शुद्ध रक्त होता है ये चमकीले लाल रंग का होता है, और जो अशुद्ध रक्त होता है ये गहरे लाल बैंगनी रंग का होता है। तो दोनों का कलर ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं कि रक्त हमारे शरीर में करता क्या है, यानी रक्त के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो रक्त का सबसे पहला प्रमुख कार्य होता है गैसों का परिवहन करना। यानी रक्त क्या करता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन को तो पहुंचाता है शरीर के अंगों में, और शरीर के अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है फेफड़ों तक। तो रक्त का पहला कार्य क्या होता है? गैसों का परिवहन करना। रक्त का दूसरा कार्य होता है पोषण पदार्थों का परिवहन करना। देखो दोस्तों, आहार नाल के द्वारा जो पचित भोजन होता है, इस पचित भोजन में जो पोषक पदार्थ होते हैं, इन पोषक पदार्थों को रक्त क्या करता है? शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाता है। रक्त का तीसरा कार्य होता है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। देखो दोस्तों, शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, तो रक्त क्या करता है? इन हानिकारक पदार्थों को किडनी तक पहुंचाने का कार्य करता है। और किडनी क्या करती है? इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देती है। और रक्त का चौथा कार्य होता है शरीर के ताप का नियमन करना। यानी रक्त क्या करता है? पूरे शरीर के तापमान को समान बनाए रखने का कार्य करता है। तो रक्त के 4 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला गैसों का परिवहन करना, दूसरा पोषण पदार्थों का परिवहन करना, तीसरा उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना, और चौथा शरीर के ताप का नियमन करना। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि रक्त का जो लाल रंग होता है ये होता है हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण। हीमोग्लोबिन को रुधिर वर्णिका भी कहते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन रक्त का एक पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन को संक्षिप्त में लिखते हैं HB से। रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है लोहा, यानी कि आयरन। देखो दोस्तों, ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन को
फेफड़ों से शरीर के अंगों में लेकर जाने का कार्य करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के अंगों से फेफड़ों तक पहुंचाता है। ध्यान रखना दोस्तों, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से क्रिया करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। यानी जो ऑक्सीजन होती है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचती है। इसके अलावा एक सामान्य पुरुष में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो होती है 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर, यानी 15 ग्राम प्रति 100 ml। और एक सामान्य महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 13.5 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, यानी 13.5 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि शरीर को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट में ध्यान रख लेना कृत्रिम रक्त के बारे में। ये जो कृत्रिम रक्त होता है ये परफ्लोरोकार्बन का सिल्वर सॉल्यूशन होता है और ऑक्सीजन का अच्छा वाहक भी होता है। कोई भी ब्लड ग्रुप न होने के कारण यह किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। ये जो कृत्रिम रक्त होता है, इस कृत्रिम रक्त को बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है क्लार्क लीलैंड। इसके अलावा दोस्तों, यदि अपने बात करें रक्त में ग्लूकोज लेवल की यानी ब्लड शुगर की, तो एक स्वस्थ मनुष्य में ग्लूकोज लेवल एफबीएस तो होना चाहिए 70 से 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, यानी प्रति 100 ml में 70 से 110 मिलीग्राम। एफबीएस का मतलब क्या हुआ? एफबीएस का मतलब होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी खाली पेट जो ब्लड शुगर का टेस्ट करते हैं उसे कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। तो एक स्वस्थ मनुष्य में फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होना चाहिए? 70 से 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। और एक स्वस्थ मनुष्य में ग्लूकोज लेवल पीपीबीएस होना चाहिए 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, यानी प्रति 100 ml में 140 मिलीग्राम। तो पीपीबीएस का मतलब क्या होता है? पीपीबीएस का मतलब होता है पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद जो ब्लड शुगर का टेस्ट करते हैं उसे कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर टेस्ट। तो एक स्वस्थ मनुष्य में पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर कितना होना चाहिए? 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। इसके अलावा दोस्तों, ब्लड शुगर से रिलेटेड ही ध्यान रखिएगा कि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, इस अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्राव होता है इंसुलिन हार्मोन का। और इस इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? इस इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है रक्त में ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखना। ध्यान रखना, यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। यानी इंसुलिन हार्मोन की कमी से रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो सामान्य से अधिक हो जाती है। इस स्थिति को कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, या इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज के उपचार में किसका इंजेक्शन लगाते हैं? इंसुलिन हार्मोन का। और यदि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से कम हो जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अब बात करते हैं रक्त के संगठन के बारे में। तो जो रक्त होता है, रक्त के 2 भाग होते हैं, यानी रक्त 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है तरल भाग, या इसे द्रव भाग भी कहते हैं, और दूसरा भाग होता है ठोस भाग। रक्त के तरल भाग के अंतर्गत आता है प्लाज्मा, यानी प्लाविका, और रक्त के ठोस भाग के अंतर्गत आती है रक्त कणिकाएं, यानी ब्लड कार्पसल्स। तो पहले पढ़ लेते हैं प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा होता है ये रक्त का 55% भाग होता है, यानी रक्त के 55% भाग का निर्माण कौन करता है? प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा है ये हल्के पीले रंग का अक्षारीय पदार्थ होता है। प्लाज्मा में 90% तो होता है जल और 10% होता है कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। 10% में भी 9.1% तो होता है कार्बनिक पदार्थ और बाकी 0.9% होता है अकार्बनिक पदार्थ। यदि अपने बात करें प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थों की,
तो प्लाज्मा में प्रमुख कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन, जो लगभग 7 से 8% होती है। कौन कौन सी प्रोटीन होती है प्लाज्मा में? पहली होती है एल्ब्यूमिन, दूसरी ग्लोबुलिन, तीसरी फाइब्रिनोजन और चौथी प्रोथ्रोम्बिन। तो 4 प्रकार की प्रोटीन होती है प्लाज्मा में। दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखना कि यदि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन इन दोनों प्रकार की प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा का जो बचा हुआ भाग होता है उसे कहते हैं सीरम। रक्त से जुड़ी जो बीमारियां होती है, इन बीमारियों की जो जांच वगैरह करते हैं वो इसी सीरम भाग से ही करते हैं। इन चारों प्रोटीन में से रक्त में जो सर्वाधिक प्रोटीन होती है वो होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जो 4.5% होती है। और यदि अपने बात करें प्लाज्मा में अकार्बनिक पदार्थों की, तो अकार्बनिक पदार्थों में प्लाज्मा में जो सबसे प्रमुख आयन होता है वो होता है सोडियम आयन, यानी Na। ये जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में तैरती हुई पाई जाती है रक्त कणिकाएं, यानी ब्लड कॉर्पसल्स। ये जो रक्त कणिकाएं होती है ये रक्त का 45% भाग होती है, यानी रक्त का 45% भाग इन रक्त कणिकाओं का बना होता है। और रक्त कणिकाओं की इस प्रतिशतता को ही कहते हैं हीमेटोक्रिट। इसके अलावा ये जो रक्त कणिकाएं हैं ये 3 प्रकार की होती है। पहली होती है लाल रक्त कणिकाएं, यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या इन्हें कहते हैं रक्ताणु, या इसे ही कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, और संक्षिप्त में इन्हें कहते हैं आरबीसी। दूसरे प्रकार की रक्त कणिकाएं होती है श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, या इन्हें कहते हैं श्वेताणु, या इन्हें ही कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, और संक्षिप्त में इन्हें कहते हैं डब्ल्यूबीसी। और तीसरे प्रकार की रक्त कणिकाएं होती है रक्त पट्टिकाणु, यानी ब्लड प्लेटलेट्स, या इन्हें कहते हैं बिंबाणु, या इन्हें कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी के बारे में, यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में। देखो दोस्तों, ये जो आरबीसी होती है, यदि अपने इसके आकार की बात करें तो आरबीसी का आकार होता है उभयावतल, यानी बाइकनकेव, यानी बीच में से पतली होती है और किनारों पर मोटी होती है, यानी एक डिस्क की तरह होती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। और यदि अपने बात करें आरबीसी के व्यास तथा मोटाई की, तो मनुष्य में आरबीसी का जो व्यास होता है वो होता है 7.5 माइक्रोमीटर, और मनुष्य में आरबीसी की जो मोटाई होती है वो किनारों पर तो होती है 2.2 माइक्रोमीटर, और बीच में से मोटाई होती है 1 माइक्रोमीटर। और यदि अपने मनुष्य में आरबीसी की संख्या की बात करें तो वयस्क पुरुषों में आरबीसी की जो संख्या होती है वो होती है 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर, और वयस्क महिलाओं में आरबीसी की जो संख्या होती है वो होती है 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर। दोस्तों, ये जो आरबीसी होती है ये शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है, यानी शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में होती हैं आरबीसी। और मनुष्य के रक्त में रक्त कणिकाओं में लगभग 99% होती है आरबीसी, यानी कुल रक्त कणिकाओं का 99% भाग होती है आरबीसी। इसके अलावा आरबीसी का जो निर्माण होता है वो वयस्क मनुष्यों में तो होता है लाल अस्थि मज्जा में, यानी रेड बोन मैरो में। देखो दोस्तों, ये जो बोन मैरो होता है ये लंबी हड्डियों में पाया जाता है, जैसे कि फीमर में। लंबी हड्डियों में बीच में तो पाया जाता है येलो बोन मैरो, यानी पीला अस्थि मज्जा, और किनारों पर पाया जाता है रेड बोन मैरो, यानी लाल अस्थि मज्जा। तो आरबीसी का निर्माण वयस्क मनुष्यों में तो होता है रेड बोन मैरो में, और भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है प्लीहा और यकृत में, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है।
इसके अलावा आरबीसी के निर्माण से ही रिलेटेड ध्यान रखना कि आरबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। यदि अपने बात करें आरबीसी के जीवन काल की, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का। देखो दोस्तों, हमारे शरीर में जो प्लीहा होती है, जिसे स्प्लीन या फिर तिल्ली भी कहते हैं, हमारे शरीर में इस प्लीहा का क्या योगदान होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, यदि रक्त में आरबीसी की संख्या सामान्य से अधिक हो जाती है, तो जो प्लीहा होती है, ये प्लीहा क्या करती है, सामान्य से अधिक आरबीसी का संग्रहण कर लेती है। यानी प्लीहा सामान्य से अधिक आरबीसी को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। इसलिए प्लीहा को कहा जाता है शरीर का रुधिर बैंक, यानी आरबीसी का ब्लड बैंक। इसके अलावा रक्त में जो मृत आरबीसी होती है, इस मृत आरबीसी को भी नष्ट करती है प्लीहा। इसलिए प्लीहा को ही कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। यानी सामान्य से अधिक आरबीसी को स्टोर भी प्लीहा करती है और मृत आरबीसी को नष्ट भी प्लीहा ही करती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आरबीसी का कब्रिस्तान और आरबीसी का ब्लड बैंक दोनों प्लीहा को ही कहते हैं। देखो दोस्तों, शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ये तो होता है आरबीसी के द्वारा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर में जो परिवहन होता है वो होता है प्लाज्मा के द्वारा। ये जो प्लाज्मा होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन करता है, ये करता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। तो ध्यान रखना दोस्तों, शरीर में CO2 का परिवहन प्लाज्मा करता है और O2 का परिवहन आरबीसी करती है। इसके अलावा दोस्तों, यदि अपने बात करें सबसे बड़ी आरबीसी की, यानी किस प्राणी में सबसे बड़ी आरबीसी होती है, तो सबसे बड़ी आरबीसी वाला प्राणी होता है एम्फीबियन, यानी उभयचर प्राणी। और उभयचर प्राणी में भी अगर अपने बात करें तो जो एम्फियूमा होता है, जिसे कोंगो इल कहते हैं, इस कोंगो इल प्राणी में सबसे बड़ी आरबीसी होती है। और सबसे छोटी आरबीसी वाला प्राणी होता है मॉस्कस, यानी मस्क डियर, या इसे कहते हैं कस्तूरी मृग। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, सबसे बड़ी आरबीसी कोंगो इल की होती है और सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग की होती है। देखो दोस्तों, ये जो आरबीसी होती है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, यानी आरबीसी केंद्रक विहीन होती है। इसका मतलब यदि आरबीसी में केंद्रक नहीं है तो डीएनए आरएनए भी नहीं है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि डीएनए और आरएनए की जांच आरबीसी के द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि आरबीसी केंद्रक विहीन होती है। इसके अलावा दोस्तों, यदि रक्त में आरबीसी की कमी हो जाए तो होता है एनीमिया रोग। एनीमिया रोग से ही रिलेटेड विशेष रूप से ध्यान रखना कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, और ऑप्शन हो आयरन, हीमोग्लोबिन, रक्त और उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्योंकि जो आयरन होता है, आयरन निर्माण करता है हीमोग्लोबिन का। तो यदि शरीर में आयरन की कमी होगी तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, और यदि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो रक्त की कमी हो जाएगी। तो अपने यह कह सकते हैं कि जो एनीमिया रोग होता है, ये आयरन की कमी से भी होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से भी होता है और रक्त की कमी से भी होता है। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि जो एनीमिया रोग होता है, ये प्रोटीन की कमी से भी हो सकता है, फॉलिक एसिड की कमी से भी हो सकता है। फॉलिक एसिड, जिसे विटामिन B9 या फिर विटामिन M भी कहते हैं, और जो विटामिन B12 होती है, विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया रोग हो सकता है। क्योंकि जो विटामिन B12 होती है, ये आरबीसी के निर्माण में सहायक है। यानी आरबीसी का निर्माण किस विटामिन के द्वारा होता है? विटामिन B12 के द्वारा। और आरबीसी से रिलेटेड अंतिम पॉइंट ध्यान रखना कि जो व्यक्ति अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर निवास करते हैं, उन व्यक्तियों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है। इसका कारण क्या होता है? देखो दोस्तों, अपने जैसे जैसे ऊंचाई में जाएंगे ऑक्सीजन कम होती जाएगी, तो पहाड़ों पर क्या होता है? ऑक्सीजन कम होती है। शरीर में इस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। इस घटना को कहते हैं पॉलीसाइथेमिया।
पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है कि जो व्यक्ति पहाड़ों पर रहते हैं उनकी त्वचा अत्यंत लाल होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने जानेंगे WBC और प्लेटलेट्स के बारे में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस YouTube चैनल स्टडी हब को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।